राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब तक हमने 2019 और 2018 का जो पेपर था स्टेट का लेवल 2 का, वो पूरे पेपर को सोल्व कर लिया है। तो आज हम 2020 का जो पेपर है उसको सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो उसको लास्ट में लाइक कर देना, क्योंकि आगे हम जो हमारी एनसीईआरटी है 8th की 9th की जो नया सिलेबस लगाया गया है सबके एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए मेरी जो भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चलते अपनी क्लास की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? शशि, राका, शीत या फिर इंदु। हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का क्या नहीं है जी, पर्यायवाची नहीं है। ये पूछा गया प्रश्न है, नहीं बताना है। तो आपको पता है भाई, शशि किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंदु किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। बच गया क्या? राका और शीत। शीत बोलते हैं ठंड को, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। तो पढ़ लेते हैं एक बार चंद्रमा के बाकी पर्यायवाची। चंद्रमा को क्या क्या कहा जाता है? तो विदु, शशि, इंदु और हिमकर। रजनीश, याद रखना है, रजनीश, विदु, शशि, इंदु, हिमकर। राका, पूर्णिमा, पूर्णो, पूर्णमासी और पूनम। याद रखना, कभी इसको अमावस ना समझ लो, वो नहीं होगा। शीत, शीत जाड़ा, ठंड, शीतल, सर्दी, ठंडक, ठीक है, इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है? कौन सा माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है? लाली बन सरल कपोलों की, आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बन कर जगती। दूसरा है, कनक किंकनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। दूसरी है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अगला है, नील सरोरुह श्याम तन, अरन बारिज नयन, करहु सो मो उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। तो इनमें से कौन सा है वो माधुर्य गुण का है और कौन सा माधुर्य गुण का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम नीचे चल के पढ़ लेते हैं जी, सी, ठीक है। ये जो देख सुदामा की दीन दशा, बाकी सारे माधुर्य के हैं, ये माधुर्य का नहीं है, ठीक है। अब माधुर्य गुण होता क्या है वो देखते हैं। माधुर्य गुण, माधुर्य शब्द का अर्थ है मधुरता। इस प्रकार जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है उसको माधुर्य गुण कहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जिन पंक्तियों के माध्यम से या जिस कविता के माध्यम से या जिस रचना के माध्यम से क्या उत्पन्न हो, हमारे मन में मधुरता उत्पन्न हो, वो क्या होगा भाई, वहाँ पे माधुर्य गुण होता है। इसमें तय वर्ग तथा लंबे समासिक पदों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, तय वर्ग और लंबे समासिक पद होते हैं। माधुर्य गुण को अन्य वैदर्भी रीति से संदर्भित है। किससे संबंधित माना जाता है? माधुर्य गुण वैदर्भी रीति से संबंधित, ठीक है। आगे चलते हैं। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उत्पन्न होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के लिए कहा गया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालकृष्ण भट्ट। तो ये निज भाषा वाली बात किसके लिए कहा गई है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई
भारतेंदु हरिश्चंद्र। पढ़ लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए है। यह कथन उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में भारतेंदु साहित्य एवं भाषा की विशेषता बताते हुए किया था। भारतेंदु का जो साहित्य था उनकी भाषा की विशेषता बताते हुए कहा था। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की उन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। प्रस्तुत पंक्तियों में इन दो बेटियों का वर्णन किया गया है। किन दो नदियों के संदर्भ में है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, रावी और सतलुज, ब्यास और चिनाब, गंगा और यमुना। ये एनसीईआरटी से प्रश्न है 7th की, जो पहले वाली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सिंधु और ब्रह्मपुत्र। पढ़ लेते हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। ठीक है, नागार्जुन ने ये अपनी रचना हिमालय की बेटियां लगी हुई थी ना, पाठ है ना ये, उसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के अद्भुत मानवीकरण करते हुए प्रस्तुत किया था। और इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? वैद्यनाथ मिश्र, हमें याद रखना है। उसके बाद नागार्जुन की प्रमुख कृतियाँ रतिनाथ की चाची, बल्चनामा, दुखमोचन, आसमान में चंदा तरे याद रखनी है हमें। आगे चलते हैं। कृपया दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। वास्तव में 2020 का जो पेपर था वो बहुत हार्ड था। इसमें जो क्वेश्चन थे वो ऊपर के लेवल के थे बहुत। कृपया दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। दूसरा है, इसमें दोष बताना है और दोष के साथ सुमेलित करना है कि किस पंक्ति में क्या दोष है। लपटी पुरुष पराग रज सनी संवेद मकरंद, विश्व में मिलते हैं वीर भीम समान के, नृप मुँह को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। ये 4 हैं और इन 4 दोष दे रखे हैं। इनको इनके साथ सुमेलित करना है। इसको नीचे पढ़ लेते हैं सीधा और समझ लेते हैं सीधा। तो वैसे इसका आंसर भी है। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ पढ़ लेना। मैं सीधी इसकी व्याख्या करवाती हूँ। तो पहला है पंक्ति और फिर काव्य दोष बताना है कि पंक्ति और उसमें दोष क्या क्या है। तो पहली पंक्ति को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। कृपया दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा दोष है? न्यून पद तत्व दोष। न्यून यानी कि छोटा, है ना। तो यहाँ क्या है भाई? न्यून पद तत्व दोष। उसके बाद है लपटी पुष्प पराग रज सनी संवेद मकरंद। ठीक है, तो यहाँ क्या है? अधिक पद तत्व दोष। उसके बाद विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम समान के, अकर्मतव दोष। नृप मोह को है दीजिए अथवा मत मनंत गजेंद्र, दुष्कर्म तत्व दोष। अब पढ़ लेते हैं। न्यून पद तत्व दोष क्या है? तो न्यून पद तत्व दोष है जिस काव्य रचना में किसी शब्द या पद की कमी रह जाए या शब्द को बाहर से जोड़ने की आवश्यकता पड़े, वहाँ न्यून पद तत्व दोष होता है। यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि क्या होता है, जब किसी काव्य में जब रचना की जाती है तो किसी शब्द या पद की कमी रह जाए, उसके अंदर कोई ऐसा शब्द कमी रह जाए जिसके कारण वो पंक्ति या फिर वो रचना है वो थोड़ी अधूरी लगने लगे और शब्द को बाहर से जोड़ने की आवश्यकता पड़े, मतलब उसको बाहर से लाके जोड़ना पड़े, तो वो क्या कहलाएगा? न्यून पद तत्व दोष कहलाएगा। दूसरा है अधिक पद तत्व दोष। तो इसमें क्या है? इसमें है भाई जिस काव्य में आवश्यकता से अधिक पदों का प्रयोग होता है वहाँ क्या होता है भाई? अधिक के भाई मतलब बात को अधिक बना के कह दिया। उसके बाद अकर्मतव में जहाँ व्याकरण की दृष्टि से क्या कहा जाए भाई? दृष्टि से पदों का क्रम सही नहीं हो। विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम समान के। ठीक है, ऐसे अकर्म दोष। उसके बाद है दुष्कर्मतव दोष, जहाँ शास्त्र अथवा लोक मान्यता के अनुसार पदों का क्रम नहीं हो, वो क्या होगा भाई? दुष्कर्म
तव दोष। आगे चलते हैं। वह चिड़िया जो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये। तो वह चिड़िया जो किसकी थी भाई? केदारनाथ अग्रवाल की। एनसीईआरटी पुरानी वाली एनसीईआरटी से है। अब तो सिलेबस एनसीईआरटी बदल गई है, हो सकता है कि अब की बार नई वाली एनसीईआरटी से पूछ ले। तो वह चिड़िया जो किसकी है भाई? केदारनाथ अग्रवाल की। तो केदारनाथ अग्रवाल की अन्य रचनाएं हम देख लेते हैं। युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, हे मेरी तुम, अपूर्वा और पुष्पदीप। यह केदारनाथ अग्रवाल की। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचनाएं हैं वो है मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र। सुमित्रा नंदन पंत के युगवाणी, वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन और ग्राम्या। कुंवर नारायण की इम्पोर्टेंट रचनाएं है ये। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, हाशिया के बहाने, कविता के बहाने और इन दिनों। ये पूछी गई है, हाशिया के बहाने, कविता के बहाने, चक्रव्यूह और परिवेश। ठीक है, आगे चलते हैं। बिछोना में मूल शब्द और प्रत्यय। बिछाना प्लस ओना, बिछाना प्लस ओना, बिछ प्लस उन्ना और बिछा प्लस ओना। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भाई सी। इसमें बिछाना मूल शब्द है और ओना प्रत्यय है। हरदेव बिहारी जी हैं, उन्होंने ओना प्रत्यय को कृत प्रत्यय माना है। आगे चलते हैं। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका प्राण है, तू मातृभूमि संतान, हम तू जननी तू प्राण है। दूसरा है, इसमें छंद बताने हैं कि छंद है, रोला है, उल्लास है, क्या है। चली सखी देखत जाही पिया अपने को खोरी, बाजत ताल मृदंग और किन्नरी की जोरी। बाजे ही जू बाजन सकल सुर नभ, पुहु अंजलि भरवही। थकी रहे व्योम विमान, मुनिजन जय सबद करी हर्षही। एरे सुंदर सांवरे ते चित लियो चुराए, संग सखा संध्या समय दारे निकसो आई। क्या सोच के पेपर बनाया था भाई? ये मेरे समझ में नहीं आया, इतना हार्ड। पढ़ते हैं। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान, हम तू जननी तू प्राण है। तो इसमें कौन सा है भाई? उलाला, ये हमें याद करना है। चली सखी देखत जाही पिया अपने को खोरी, बाजत ताल मृदंग और किन्नरी की जोरी। इसमें है रोला छंद। वैसे इसका आंसर भी होगा, ये आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना। बाजे ही जू बाजन सकल सुर नभ, पुहु अंजनी बरवही। थकी रहे व्योम विमान, मुनिजन जय सबद करी हर्षही। इसमें हरि गीतिका। और एरे सुंदर सांवरे ते चित लियो चुराए, संग सखा संध्या समय द्वारे निकसो आए। इसमें दोहा। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या कि उलाला छंद कब होता है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें विषम चरण में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है और 28 मात्राओं का छंद होता है। रोला कब होता है? ये कैसा है? सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 11, ठीक है, और विराम में 24 मात्राएं हैं। हरि गीतिका में 28 मात्राओं का सममात्रिक छंद होता है। प्रत्येक चरण में 16-12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्षों तक की अवधि के लिए संघ की प्रशासनिक जो परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 1 के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि क्या है भाई? देवनागरी होगी। और भाग 2 अनुच्छेद 343 भाग 2 के अनुसार क्या कहा गया है कि संविधान सभा के 15 वर्षों तक की अवधि के लिए संघ के जो शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा।
ये रहा अनुच्छेद 343(2) में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ के 15 वर्षों तक की अवधि के लिए संघ की जो शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा की बात कही गई है, जिनके खंड 1 अनुच्छेद 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी भाई, देवनागरी, और शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप मानने की बात कही गई है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद 351 में क्या कहा गया है, 351 में ये कहा गया है कि भारतीय संघ के एक कर्तव्य के रूप में हिंदी भाषा का प्रचार और उत्थान करने का उल्लेख है। इसमें अलंकार पूछ लिए, जो धनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सिंचाई दुर्दिन। अब यहाँ पे यही चीज़ है कि आप इसको याद कर लेना, ठीक है, थोड़ा समझ लेना और इन चीज़ों को याद कर लेना। जो धनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सिंचाई दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। दूसरी है, विरल विकल बिनोही लिखी पाती दई पठाए आक विहीनियों सूचित सुने बाचत जाए। अरुण सरोरुह एक चरण सोरुह कर चरण दृग सजन मुखचंद समय आए सुनिंद्र सरद काही न करती आनंद। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें पीली मधुर मदिरा किसने थी बंद हमारी पलकें। तो किसमें क्या अलंकार है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें छंद भी पूछ लिए, अलंकार भी पूछ लिए, अच्छे खासा लेवल बना रखा है पेपर का, टीजीटी का लेवल ये पेपर पीजीटी को भी पार करता हुआ। तो इसका आंसर आएगा भाई 1, ए आंसर है इसका। देख लेते हैं, जो धनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सिंचाई दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा शलेष। दूसरी है, विरल विकल बिनुई लिखी पाई दई पठाए आक विहीनियों सुचित सुने बाचत जाए। ख का हो जाएगा 4th यानी कि विभावना। उसके बाद अरुण सरोरुह कर चरण दीर्घ सजन मुखचंद समय आए सुंदीर शरद काही न करती आनंद। इसमें है रूपक। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें पीली मधुर मदिरा किसने थी बंद हमारी पलकें। इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा असंगति अलंकार। अगला प्रश्न है, पुष्प पुष्प में तंद्रास लालसा खींच लूंगा मैं अपने नवजीवन का अमृत संघर्ष सींच दूंगा मैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इसका क्या होगा भाई, इसका होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनके द्वारा ये पंक्तियां हैं वो कही गई थी। निराला जी है जो उनकी कविता ध्वनि से ली गई हैं, और निराला जी ने बसंत ऋतु का इनमें क्या किया है भाई, वर्णन किया है। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो हम देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, आराधना। शमशेर बहादुर सिंह की कुछ कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, काल तुमसे होड़ है मेरी सुकून की तलाश में। सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन। ये इनकी जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे रखी हुई है। काकू वक्रोक्ति का उदाहरण नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा काकू वक्रोक्ति का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सी। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से पढ़ लेना। देख लेते हैं। हेरी लाल तेरे सखी ऐसी निधि पाई कहाँ, हैरी खज्ञान कहो हो तो नहीं पाले हो। उपयुक्त में काकू वक्रोक्ति नहीं है, इसमें श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण है। श्लेष वक्रोक्ति जहाँ पर एक से अधिक अर्थ वाले शब्द के प्रयोग द्वारा वक्ता का एक अर्थ पर बल रहता है। यानी कि क्या होता है, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द के प्रयोग द्वारा वक्ता का एक अर्थ पर ही बल रहता है, किंतु श्रोता का दूसरे अर्थ पर, वहाँ क्या होती है, श्लेष वक्रोक्ति होती है। और काकू वक्रोक्ति जहाँ कंठ की विशेष ध्वनि के कारण शब्द विशेष का दूसरा अर्थ ध्वनित होता है, यानी कि जो बोल रहे हैं उससे दूसरा अर्थ ध्वनित होता है। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है ब्रज, मगही, बुंदेली या फिर खड़ी बोली। तो कौन सी नहीं है? मगही किसकी है भाई? बिहारी की है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पश्चिमी की है खड़ी बोली, ब्रज हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बिहारी की है भाई भोजपुरी, मगही और मैथिली। उसके बाद आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है? पहाड़, वन, नदी या फिर सागर। तो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, शाम एक किसान। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा भाई? पहाड़। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता पहाड़ बैठा है, और ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित शाम एक किसान से, जो कविता एनसीईआरटी में लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद इन पंक्तियों में पहाड़ को एक किसान के रूप में क्या क्या कहा गया है भाई? और नदी को चादर के और सूरज को चिलम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो पहाड़ को किसके रूप में? किसान के रूप में, और नदी को चादर के रूप में, और सूरज को चिलम के रूप में। आगे चलते हैं। हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस शून्य है धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई इसकी चपेट से। प्रस्तुत पद्यांश में छंद बताना है, मालिनी, वशस्त, सवैया या फिर कवित। तो इसमें कौन सा है भाई? इसमें हो जाएगा सी। ये कैसा छंद होता है? वर्णिक छंद होता है। सेवैया जातवत भी कहते हैं। ठीक है, और कवित ये कैसे है भाई? वर्णिक समछंद है। और मालिनी इसमें वर्णिक समव्रत छंद है, जिसमें प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। तो यहाँ हमने जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कर लिए, बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं वो हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद। राधे राधे।